हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर होंगे। तो मेरे चैनल दीपू लर्न एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी और ये सीटेट झारखंड टेट के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। ये भाषा अधिगम शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण विधियाँ एवं तकनीक के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वन 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग कर चुके थे 135 तक का। अब 136 का देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि साहित्य फर्स्ट ऑप्शन में कि व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। क्या व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करने से उच्च स्तर के जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो इसमें पूर्ण हो जाएगी? या फिर साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना है? या फिर थर्ड में हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, इसके बारे में? या फिर फोर्थ में कि भाषा नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण करना। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, यही सीखने का उद्देश्य है। यानी भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि जब भाषा की नियमबद्ध जो तरीका होते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका पहचान क्या है, उसके बाद उसके बारे में विश्लेषण करना, यही हो गया प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा भी है। यह भाषा शिक्षण के व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और यहाँ क्या होता है, जहाँ छात्र भाषा के जो नियम होते हैं उसको रटते नहीं बल्कि क्या करते हैं, उन्हें समझते हैं। ठीक है, और पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का देखेंगे कि हिंदी भाषा सीखने के सदन में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। ठीक है, जो हिंदी भाषा की समस्त नियमावली है उसको क्या करें, जान सके। हाँ, ऑप्शन 2 में कि हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके। ऑप्शन 3 में कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है, ऑप्शन 4 में कि तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो जो हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उससे यह अपेक्षित है कि वह क्या कर सके, विभिन्न संदर्भों में जो भाषा है उसका प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है, जैसे उदाहरण में यहाँ पर परिभाषा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि छात्र उसका दैनिक जीवन में, अपने जो जीवन का डेली का कार्य है, यानी डेली के जीवन में अलग अलग परिस्थितियों पर इसके संदर्भ में सही और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। जैसे प्यास के समय पानी का प्रयोग करना, यानी पानी बोलने का जो भाषा उपयोग होता है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। जैसे कि पढ़ने के वक्त पढ़ाई के संबंधित जो भाषा होती है उससे आधारित भाषा बोलना। इस प्रकार के जो डेली बेस पर होते हैं, यानी दैनिक जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके। कक्षा 8 का स्तर, यानी 8वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं, ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने, यानी जो केवल व्याकरण रटने के बजाय क्या करें, भाषा को समझ कर, ऐसा नहीं कि जो व्याकरण है उसको रट करके अपने सोच को व्यक्त करने और दूसरों से संवाद करने में वो सक्षम हो। ऐसा नहीं कि केवल व्याकरण को रटने, बल्कि वो अपने संवाद और दूसरे को समझाने में सक्षम ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वो दूसरे को समझा सके और अपना जो विचार है उसको सही ढंग से व्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 38 का 138, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। यानी फर्स्ट ऑप्शन में भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य सामग्री की उपलब्धता। तो जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो क्या होता है, जो हमारे आसपास के माहौल में अगर उसी प्रकार की भाषा बोली जाएगी, जैसे हमारी मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है, इसके लिए कोई टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्या होते हैं, हम लोग बचपन से सुनते सुनाते सीख जाते हैं। तो ये क्या होती है, हमारे समृद्ध में होते हैं, यानी हमारे वातावरण में होते हैं, और ये आसपास से हम क्या होते हैं, इस भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे अनिवार्य होना चाहिए कि समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्धता है। ठीक है,
जैसे कि विकल्पों में देखें कि भाषा की पाठ्यपुस्तक ये सीखने का एक साधन मात्र है, बल्कि ये पूरी तरह अनिवार्य नहीं है कि उसको एक बुक दे दें, हिंदी का बुक दे दें और बच्चे अच्छा से अपने से सीख जाएंगे भाषा। जब तक वो बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक बच्चे उसको बोलेंगे नहीं, तो वो हिंदी की भाषा नहीं सीख पाएंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ना। और जो लिखित परीक्षा है, यानी उसका भाषा, उसके भाषा के बारे में बता दीजिए, इसके बाद उसको बोले कि आप लिख करके बताइए कि इस भाषा में जैसे कि पानी को वाटर बोलते हैं, जैसे कि मैंगो का आम बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो हम लोग रटे रटाई भाषा होता है उसको लिख करके बताए, तो इस प्रकार से भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। दृश्य सामग्री केवल देख करके ये शिक्षण को रोचक बनाते हैं, लेकिन ये समृद्ध परिवेश के बिना भाषा का विकास अधूरा रहता है। क्या आप किसी दूसरे अदर लैंग्वेज को आप अगर आप एक चार्ट के माध्यम में रख देंगे, तो बच्चे बार बार उसको देखते 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 क्या उसको सीख जाएंगे? सीखेंगे, लेकिन जो समृद्ध परिवेश होता है, जो भाषा का परिवेश होता है, यानी जो हिंदी बोलने वाले भाषा का परिवेश होता है, उसके बिना ये दृश्य सामग्री भी कम ही अम, सफल हो पाएगी। ठीक है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 139 का 139 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन में हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, सेकंड में कि हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, थर्ड ऑप्शन में कि हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, और फोर्थ ऑप्शन में कि हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो हिंदी भाषा है उसका प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर तो हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी। ठीक है, सॉरी, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ। जो हिंदी भाषा है उसकी जो बारीकी है उसको अच्छे से समझ होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ठीक है, अगर व्यवहारिक समझ की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य केवल रटना या नियम जानना नहीं होता है, बल्कि क्या होना चाहिए? उसकी जो सूक्ष्मता है, जो उसकी बारीकी है, जो कठिन से कठिन शब्द होता है उसको तोड़ तोड़ मरोड़ के समझ सके, तो उसी प्रकार से ये व्यवहारिक समझ में बन जाते हैं भाषा सीखने का। ठीक है, विभिन्न संदर्भ में उसका सही ढंग से प्रयोग करना, जैसे कि पानी प्यास के समय क्या बोलना चाहिए? कि हमें पानी प्यास लगा। तो ये एक संदर्भ हो गया कि हमें प्यास लगा है तो पानी चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवहारिक समझ हो गया। ऑप्शन 1, 1 और 4 में सीमित है। ठीक है, व्याकरण और मानक वर्तनी, ये स्पेलिंग की जानकारी भाषा के तकनीकी पहलू है। जो भाषा है उसका तकनीकी पहलू पहलू है, नियम है, लेकिन भाषा के वास्तविक और प्रभावी उपयोग के सामने इनका स्थान भी बहुत कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और विकल्प तीसरा में कह रहा है कि अतिरिक्त ज्ञान, अगर उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने से, जैसे साहित्य पढ़ा देंगे, बड़े बड़े कहानी पढ़ा देंगे, बड़े बड़े उपन्यास पढ़ा देंगे, तो क्या वो जल्दी सीख पाएंगे? इसके साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, इससे क्या होगा? उसका आकलन का मुख्य आधार नहीं हो सकता, उसका सीखने का मुख्य आधार नहीं हो सकता, बल्कि वो उसका सहायक हो सकता है, लेकिन वो मुख्य आधार नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सहज होता है, ये सरल होता है, ये कठिन होता है, ये शिक्षा हो जाता है, ये सीखा जाता है। यहाँ पर सीखा होता है। ठीक है, सीखा जाता है। तो ये भाषा अर्जन कैसे होता है? जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो हम लोग कैसे सीखते हैं? अपने आप से सीख जाते हैं ना, सुनते सुनते सीख जाते हैं। तो ये कैसा होता है? ये सहज होता है। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। तो ये अपने आप से होता है और एक सहज प्रक्रिया है, और इसमें बच्चा या व्यक्ति बिना किसी औपचारिक नियम, यानी बिना कोई टीचर या बिना किसी गाइड के खुद ब खुद सीखने लगते हैं, और अपने परिवेश से ही बातचीत सुनकर देखकर भाषा सीखता है। यह प्रक्रिया ऐसी ही होती है जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा बिना स्कूल जाए सीख जाता है ना। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिना किसी विशेष प्रयास के सीख जाते हैं, ना कोई स्कूल कोचिंग होते हैं, बल्कि ये बिना प्रयास से ही सीख जाते हैं, अपने आप से सीख जाते हैं। ठीक है, ये अचेतन मन का काम होता है। इसमें व्यक्ति को व्याकरण के नियम याद नहीं करने पड़ते, बल्कि वो खुद ब खुद बोलचाल से सीख जाता है। ठीक है, ये वातावरण का प्रभाव होता है, आपका परिवेश का प्रभाव होता है। जैसे हिंदी बोलने वाले परिवेश का हिंदी सीखने जाते हैं बच्चे, उर्दू बोलने वाले परिवेश में उर्दू सीख जाते हैं बच्चे। तो ये परिवेश का पता वातावरण का प्रभाव होता है, और आसपास के लोगों को सुनने से तेज होती है। ठीक है, जब हम एक ही प्रकार की भाषा सुनते हैं, जो
जैसे कि हिंदी, उर्दू या कोई भी भाषा हो गया, तो उससे हम लोग सीखने लगते हैं। ठीक है, ये किसी भी इंसान द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा होती है और ये मातृभाषा का आधार बनती है। 141 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को विभिन्न विषयों पर बच्चों की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ऑप्शन थर्ड में कि अन्य विषय को सीखने में मदद करना। चौथा में कि अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो देखिए, बच्चों को विभिन्न विषयों पर महारत हासिल करा के क्या कीजिएगा, फिर बच्चों की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, यानी जो प्रयुक्ति है उससे परिचित कराना। तो इससे ये उद्देश्य होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर विभिन्न विषय पर आधारित जो पाठों का पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का ये उद्देश्य होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना होता है। तो अगर इसका डेफिनेशन देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को विभिन्न भाषा प्रयुक्तियों से, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों और विषयों से जुड़ी भाषा शैली से परिचित कराना होता है। ठीक है, किस प्रकार की सांस्कृतिक है, किस प्रकार की सामाजिक भाषाएं हैं, तो इस प्रकार से परिचित कराना होता है। 142 नंबर का क्वेश्चन, आकलन का डैश प्रयोग के लिए होना चाहिए। तो सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने के लिए, या फिर परस्पर तुलना के लिए, या फिर भाषा की जानकारी के लिए। तो देखिए, जो आकलन होता है, ये आकलन, ठीक है, परीक्षा, असेसमेंट, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सीखने में मदद के लिए, यानी आधुनिक शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के अनुसार आकलन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। ठीक है, उन्हें सीखने में मदद करना होता है। ऐसे सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। अब विकल्प 2 में कहा गया है कि क्यों पूरी तरह सही नहीं है। तो कितना सीखा को आंकना मुख्य रूप से ये योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, कितना सीखा, तो ये योगात्मक आकलन हो गया, यानी समेटिव असेसमेंट हो गया। परीक्षा का हिस्सा होता है, केवल अंतिम परिणाम बताता है और सुधार का मौका नहीं देता है। जैसे हम लोग लास्ट में एग्जाम देते हैं, पूरे साल पढ़ लिए, फिर अंतिम ईयर में यानी लास्ट ईयर में यानी लास्ट में हम लोग एग्जाम देते हैं और इसमें हम सीख नहीं पाते। जितना सीखे तो वो एग्जाम में दे दिए और बाकी हमारा जो त्रुटियां थी, जो हमारी गलतियां थी, उसको दोहरा के नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समेटिव असेसमेंट। और तीसरा चौथा में कहा गलत है, क्योंकि छात्रों के बीच जो परस्पर तुलना करना है, ये नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है और केवल भाषा की जानकारी तक आकलन को सीमित रखना भी सही नहीं है। केवल भाषा की जो आकलन है उसी तक सीमित रखना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, 143 नंबर का क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके या उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। तो इसमें क्या होगा, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है, जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे मैंगो हो गया। ठीक है, जब मैंगो को बच्चा को दिखाएंगे, एक मैंगो को बच्चों के सामने दिखाएंगे कि बेटा देखो ये क्या है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा या उस मैंगो को लेकर के वो खेलने लगेगा। तो वो बौद्धिक प्रक्रिया उसका ये नहीं था कि वो उस मैंगो को लेकर के खेले। तो इसका मतलब वो उसका बौद्धिक प्रतिक्रिया यानी बौद्धिक रूप से वो डेवलप नहीं हो सका है। इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोगी तभी होता है जब वो बौद्धिक रूप से समझ पाए। जो मैंगो है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको खाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री तभी प्रयोगी होगी यानी उपयोगी होगी जब बच्चे बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है, उच्च प्राथमिक 144 नंबर क्वेश्चन, स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, या फिर आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। तो देखिए, अधूरी कहानी का अंत लिखना इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब कहानी को कुछ भाग कहानी बता दे, फिर अधूरा कहानी यानी कुछ भाग छोड़ दिया, इसके बाद बच्चे को बोलेंगे बेटा आगे बताओ। जैसे कि तोता मैना का कहानी है, उसके बारे में कुछ लाइन हम लिखे, फिर आगे छोड़ दिए कि आगे आप बना के लिखो। तो तब वो किस प्रकार से लिखेंगे, यानी उसके जो उद्देश्य है, किए जाने वाले जो लेखन कार्य है, उससे अधूरी कहानी का अंत लिख सकता है। ठीक है,
जैसे हो गया अधूरी कहानी का अंत लिखना बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाता है। डायरी लिखना यह व्यक्तिगत व्यक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें सृजनात्मक दायरे सीमित हो सकता है। डायरी में केवल अपने बारे में लिखते हैं ना, अपने व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं और ये एक ही व्यक्ति तक सीमित होता है, यानी इसमें सृजनात्मक दायरे सीमित हो सकते हैं। विज्ञापन बनाना यानी स्लोगन लिखना ये व्यवहारिक और उपयोगी लेखन है, लेकिन ये किसी खास विषय तक सीमित होता है। ठीक है, किसी प्रकार का जैसे कोलगेट का विज्ञापन बना दिए, स्लोगन बना दिए, तो ये किसी खास व्यक्ति या किसी खास चीज के लिए ही सीमित होता है ना। क्वेश्चन नंबर 145 का उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के सबसे कमजोर बिंदु है लिखने में नए सादे इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो क्या होगा, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग होगा। ठीक है, ये दीपू लर्न एकेडमी मेरा चैनल है, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 146 नंबर का क्वेश्चन, भाषा और लिपि के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध होता हुआ नहीं है। तो देखिए, जो भाषा और लिपि के बीच में क्या संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, जो भाषा और लिपि होता है, जैसे हम लोग बोले आम, ठीक है, ये आम एक भाषा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मैंगो, या ऐसे भी लिख सकते हैं मैंगो। तो इससे क्या होता है, इसमें कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 का, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे, तो किस पर देंगे, पोर्टफोलियो पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरे साल का जो असेसमेंट होता है, जो बच्चे का क्रियाकलाप होता है, उसमें पूरे लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे चित्र हो गया, कविता हो गया, कहानी लेखन आदि का संग्रह होता है। ये बच्चे की क्रमिक प्रगति होता है, यानी ग्रेजुअल प्रोग्रेस को दिखाता है, किस प्रकार से छोटे छोटे भाग से वो बड़े तक प्रोग्रेस करते हैं उसको दिखाता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्व, इस स्तर पर भाषा के विभिन्न प्रयोगों और बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति का क्या करता है, आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो का सबसे प्रामाणिक और प्रभावी साधन माना जाता है। ठीक है, अन्य विकल्प क्यों सही नहीं है, तो जो अन्य विकल्प है, ये परीक्षाएं केवल निश्चित समय पर बच्चे के ज्ञान का परीक्षण करती है, जिससे बच्चे के भाषाई विकास का पूरी तरह से पता नहीं चलता है। ठीक है, जांच सूची में हो गई, यह केवल सीमित बिंदु जैसे हाँ या नहीं में सीमित होते हैं, इससे भाषा प्रयोग की गहराई का आकलन नहीं हो पाता है। ठीक है, 148 नंबर का क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्या पैदा करती है। चौथा में हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो देखिए, जो बहुभाषिक है, जो बहुत सारे भाषा जानने वाले होते हैं, यानी अलग अलग भाषा, यानी हिंदी जानने वाले होते हैं, इंग्लिश जानने वाले होते हैं, उर्दू जानने वाले होते हैं, भोजपुरी जानने वाले होते हैं, तो ये बहुभाषिक भाषा क्या होता है, ये संसाधन के रूप में इसको इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, एक से अधिक भाषा को बोलने, समझने और लिखने की क्षमता होती है। कक्षा में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों की उपस्थिति से माहौल भी अच्छा बनता है। भाषा को एक बाधा के बजाय सीखने को एक प्रभावी रणनीति मानना चाहिए। 149 नंबर का क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ने की आगमन पद्धति में क्या होता है, तो जटिल से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं, तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम की ओर जाएंगे। 150 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है, तो किसके साथ है, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइल्स, तो चॉम्स्की के साथ है। ठीक है, नॉर्म चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अंतर्निहित यानी इनेट जन्मजात होती है। उन्होंने भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बच्चे व्याकरण के नियमों को सीखने की एक स्वाभाविक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। कि उनके अनुसार कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं व्याकरण के नियमों को सीखने के लिए एक स्वाभाविक क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। ठीक है,
और जो पियाजे के अनुसार है तो ये भाषा का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। और पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। स्किनर के अनुसार पहले भाषा अनुकरण यानी इनिशिएशन और सुदृढ़ीकरण यानी रेनफोर्समेंट के माध्यम से सीखता है। ठीक है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा यानी सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से होता है। ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग कहना था भाषा के बारे में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 का। देखिए ये सीटेट 2018 पेपर 1 का है, लैंग्वेज 2 वाला। ठीक है, ये पेपर 1 का है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे डैश तो सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मानक वर्तन में लिख सके। तो देखिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भाषा का व्यवहारिक प्रयोग सिखाना है। बच्चे अपने विचारों, अनुभव और आवश्यकताओं को अलग अलग उद्देश्य जैसे अपनी बात कहना, अनुभव को साझा करना या फिर किसी अन्य जानकारी को नोट करना या लिख सके, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे सुंदर अक्षरों में लिख सके, ये लिखावट साफ होना ठीक है, लेकिन यह लिखने का एकमात्र या सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं है। तो ये वाले ऑप्शन भी, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत था। छोटी कहानी लिख सके, ये वाली बात भी उतना सही है नहीं है। यह लिखने के कौशल का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर सिर्फ कहानी तक सीमित होना सही नहीं है। ठीक है। जो मानक वर्तनी है इसमें लिख सके, ये विकल्प चौथा वाला है। यानी प्राथमिक स्तर पर वर्तनी यानी स्पेलिंग की शुद्धता से ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों के जो विचारों की अभिव्यक्ति और भाषा का प्रयोग है। मानक वर्तनी समय के साथ साथ धीरे धीरे सीखी जा सकती है। ठीक है। 122 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे डैश अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख कर सके। चौथा में कही या लिखी बात को शब्द से कह और लिख सके। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख कर सके। उस पर क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। बच्चों में यह क्षमता विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी कही या लिखी गई बात को समझ सके और उसका विश्लेषण करें और उसकी सही गलत का पहचान भी कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 का, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण है उसका करते समय हम किस बात पर यानी किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हिंदी भाषा के मुहावरे पर, ये वाली बात नहीं होगी। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचना, इस पर भी नहीं होगी। हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, ठीक है, इस पर जोर देंगे। और हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, इसमें भी जोर नहीं देंगे। तो जो सौंदर्य और आंचलिकता है, इसमें भाषा का सौंदर्य बच्चों में रुचि जगाता है और आंचलिकता उन्हें अपने परिवेश व दैनिक प्रयोग की भाषा से जोड़ती है। ठीक है। 124 नंबर का क्वेश्चन, पहली की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो कहानी वाला। ठीक। इसमें क्या होता है, रुचि और जुड़ाव होता है। पहली कक्षा के छोटे बच्चे कहानियों से बहुत जल्दी और आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है। कल्पनाशीलता होती है, जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उसमें बच्चे सोचने और कल्पना करने की क्षमता उसका बढ़ने लगता है। ठीक है। फिर भाषा विकास की बात करें तो सरल भाषा में लिखी कहानियां बच्चों के शब्दकोश और भाषाई समझ को मजबूत करती है। अन्य विधाएं की बात करें तो नाटक, डायरी और निबंध जैसी विधाएं पहली कक्षा के बच्चों के मानसिक स्तर के लिए कठिन होती हैं। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? कहानी वाला। 125 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो किसके लिए? तो अर्थ के लिए होना चाहिए। ठीक है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि अर्थपूर्ण पठन क्या होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार पढ़ने जो रीडिंग का मुख्य उद्देश्य केवल अक्षर या शब्दों को पहचानना नहीं होता है, बल्कि लिखी हुई सामग्री का अर्थ समझ सके, वो मीनिंगफुल हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए कुछ समझे ही नहीं। उद्देश्य पठन, जब पढ़ने की शुरुआत अर्थ के साथ होती है तभी वो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा कर पाती है, फिर तभी उसका रुचि बढ़ती है। अब बिना अर्थ समझे पढ़ना केवल ध्वनि उत्पन्न करना या रटना कहलाएगा। ठीक है। इसलिए वाक्य इस प्रकार पूरा होगा, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही है और
किसी उद्देश्य के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 126 का, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ये वाली बात गलत है, ठीक है। तो बच्चे को जो नियम बनाना सिखाया जाता है तो उचित नहीं है। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन एक प्राकृतिक है, सहज है और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, परिवेश से भाषा के नियमों को बिना किसी औपचारिक शिक्षण या नियम सिखाए स्वयं आत्मसात करने लगते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन, कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान या फिर अर्थ की अभिव्यक्ति? तो अर्थ की अभिव्यक्ति होगा, ठीक है। अक्षर ज्ञान ये लिखने की शुरुआत है, इसमें वर्णों की पहचान होती है। शब्द ज्ञान, इसे सही शब्दों को चुनना आता है। और वाक्य संरचना, इसे व्याकरण के अनुसार वाक्य बनाने आता है। जबकि अर्थ की अभिव्यक्ति यह सबसे ऊपर है और इसके बिना लिखना ही अधूरा है। जब हम किसी बारे में जानेंगे ही नहीं, उसका मीनिंग समझेंगे ही नहीं, तो किसी के बारे में लिखना गलत ही है, यानी कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना। 128 नंबर का क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो क्या परिप्रेक्ष्य? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी। जब भी वाइगोत्स्की की बात आए तो समाज सांस्कृतिक होगी, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक। 129 नंबर का क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो इसमें बच्चा एकदम बल्ले बल्ले करके बताने लगेंगे, गीत सुनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, और अपनी भाषा में अपनी पसंद का गाना कोई भी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। इसका स्पष्टीकरण देखें तो स्वाभाविक और व्यक्ति, जब बच्चे अपनी पसंद का गीत अपनी मातृभाषा यानी घर की भाषा में गाते हैं तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिलती है, उससे खुशी मिलती है और इससे वे बिना किसी दबाव के खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। बहुभाषिकता को सम्मान मिलता है। इसमें गतिविधि कक्षा में बच्चे की सांस्कृतिक और जो भाषाई बहुभाषिकता यानी पृष्ठभूमि को सीधे स्वीकार करती है और इसे महत्व देती है। अन्य विकल्पों की देखें तो ये सारे 1, 2, 3 बच्चों को हिंदी भाषा गिर्द बांधा गया है, जैसे अनुवाद करना या सुनी हुई कहानी को सुनाना, ये सारे कार्य थोड़े सीमित और यांत्रिक हो जाता है। इसके विपरीत अपनी पसंद का गीत सुनाना बच्चों के लिए एकदम आनंददायक होता है, रचनात्मक भी होता है, उसमें स्वतंत्र भी होता है, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, 130 नंबर का, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का अलंकरण में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन में झुरी के कितने बैल थे, वो ए वन वर्ड, एक शब्द में आंसर। झुरी के बैलों के नाम बताइए, ये भी एक शब्द के आंसर। गया कैसा व्यक्ति था, ये भी एक शब्द में। हीरा समझदार था, मोती, हीरा समझदार था या मोती, और क्यों था? तो देखिए जहाँ क्यों वाला बात आएगा ना, तो इसमें बच्चे को थोड़ा जोर पड़ेगी, सोचने में उसे मजबूर होना पड़ेगा। तो ये वाला सही है, यानी भाषा का अलंकरण में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा, तो ये वाला उपयोगी सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी भाषा में हीरा समझदार था, मोती क्यों, तो ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि यह प्रश्न बच्चों की सोच की शक्ति को बढ़ाता है। बोले ना, बच्चों की सोच में शक्ति को बढ़ाता है। बच्चे कहानी को समझकर अपने शब्दों में, जब बच्चे कहानी को समझेंगे तो फिर अपने शब्दों में जवाब देंगे। रटने की बजाय समझ पर जोर देता है। बाकी प्रश्न क्यों कम उपयोगी है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक संख्या का प्रश्न है, इसमें केवल नाम बताना है और ये बहुत छोटा और सीधा उत्तर मांगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लिए, और बाकी आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लाइक कर दीजिएगा ना तो और ज़्यादा लोग तक पहुंचने की संभावना बनती है, और यूट्यूब और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं वीडियो को, ठीक है। अगर आप शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है, साथ में आपके साथ साथ और भी लोगों का अच्छा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।